गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल 23 मार्च 2022 को प्री बोर्ड का जो होम साइंस का एग्ज़ाम हुआ है उसका आज हम सॉल्यूशन करेंगे, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सभी बच्चों ने पेपर दिया है, सभी बच्चे अपने अपने आंसर्स मैच करेंगे। जैसा आपको पता ही है कि खंड क में 7 क्वेश्चन थे, ख में 3 क्वेश्चन थे 8 से 10 तक, और खंड ग में 11 से 13 तक 3 क्वेश्चन थे। तो चलिए अब हम सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या क्या इनके आंसर्स होने चाहिए। सभी बच्चों को डाउट्स हैं और आपकी क्वेरीज आ रही थी, इसीलिए ये वीडियो बनाई गई है। जैसा आपको पता ही है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो सेक्शन ए का था उसमें पूछा गया था, लघु अवधि का धुलाई प्रबंधन पाठ्यक्रम करने के बाद यदि आपने ये कोर्स किया है तो ललित को रोजगार के कौन कौन से 4 अवसर उपलब्ध होंगे। यहाँ पर आपको 4 अवसर बताने थे कि कौन कौन से उपलब्ध होंगे। तो आप इसमें दे सकते हैं कि एक तो वो अपना खुद का उद्यम कर सकता है, कोई भी छोटा गृह उद्योग खोल सकता है, ठीक है। उसके अलावा रेलवे में काम कर सकता है, कोई भी विमान कंपनी में काम कर सकता है, जलयान में रोजगार कर सकता है, होटल और उच्च विशेषज्ञता वाले किसी भी अस्पताल में भी वो रोजगार कर सकता है। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र की सेवा के लिए निर्मित पहले भारतीय उपग्रह का यहाँ पर आपको नाम बताना है। तो वो कौन सा है पहला भारतीय उपग्रह? वो है आपका शिक्षा के क्षेत्र वाला एडुसेट, और इसका जो प्रक्षेपण किया गया था वो 2004 में किया गया था, ये बताना था आपको। और इसके उद्देश्य बताने थे, तो इसका उद्देश्य था कि भारत में उपग्रह आधारित जो भी क्रियात्मक दूरस्थ शिक्षा पद्धति है उसकी मांग को पूरा करना, ये इसका उद्देश्य था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फैशन व्यापारी के रूप में अमित अपने उत्पादों को अधिक से अधिक मात्रा में बेचना चाहता है, वो एक फैशन व्यापारी है। उसके लिए 4 प्रकार के बाजार विभाजन की सूची यहाँ पर आपको बनानी है, जिसके आधार पर वह अपने जो भी उसके प्रोडक्ट हैं उसकी बिक्री में वृद्धि कर सके। तो आप बताएंगे, एक तो भौगोलिक विभाजीकरण, व्यवहारगत विभाजीकरण, मनोवृत्तिपरक विभाजीकरण और जनानांकीय विभाजीकरण, ये आप 4 बाजार के विभाजन बताएंगे। उसके बाद इसमें और करके एक चॉइस दी है कि प्रिया एक नामी फैशन परिधान स्टोर में दृश्य व्यापार डिजाइनर के पद पर कार्यरत है। एक लड़की है प्रिया, इस पद पर उसके किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। आपको यहाँ पर उसके काम बताने हैं 4। देखिए, जब वो वहाँ पर काम कर रही है दृश्य व्यापार डिजाइनर के रूप में, तो एक तो उसका काम होगा शोकेस में प्रदर्शन करना, स्टोर में उसको सारा सामान मैनेज करना, और विज्ञापन अभियानों का नेतृत्व करना, और आकर्षक प्रचार वाक्यों की रचना करना, और जो भी वहाँ पर डमीज रखे हुए हैं उनको आकर्षक ढंग से सजाना और उनको अच्छी तरह से उनका प्रदर्शन करना, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये भी हमारा 2 नंबर का ही क्वेश्चन था। इसमें पूछा था कि निम्नलिखित के कारण बताइए। यहाँ पर 2 क और ख करके 2 पार्ट दिए हैं। अनेक होटलों में कर्मचारियों को पर्यावरण संरक्षण तथा पारिस्थितिकी अनुकूलता के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। तो इसमें आपको बताना है इसका आंसर। तो आप बताएंगे कि बहुत सारे होटल हैं, उसमें क्या प्राकृतिक एवं अन्य संसाधनों की बचत करने के लिए ये इसलिए किया जाता है, जैसे पानी हो गया, बिजली हो गया, या फिर धुलाई में जो भी सामान यूज़ किया जाता है उनकी बचत करने के लिए, ठीक है। दूसरा आप बताएंगे कि 100% जैव जो भी सूती चादर होती हैं उनका प्रयोग, तौलियों का प्रयोग, ठीक है। उसके अलावा रसायन मुक्त धुलाई और जैव निम्नीकरणीय कारकों के प्रयोग में पर्यावरण सुरक्षा का प्रयास करना, ये आप इसमें बताएंगे। इसमें ख पार्ट दिया है कि आतिथ्य प्रतिष्ठान द्वारा अतिथियों की संतुष्टि बनाए रखना सर्वोपरि है। इसको डिफाइन करना है आपको। तो आप कहेंगे कि आतिथ्य प्रतिष्ठान द्वारा ग्राहक की संतुष्टि सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ग्राहक की निष्ठा को पाना, उसे बनाए रखना, जिससे जो भी गेस्ट आ रहे हैं उसको पूरी तरह से उसका संरक्षण हो और वो सुनिश्चित हो सके उसके लिए। और आप इसमें एक पॉइंट ये लिखेंगे कि अतिथि जो भी है भविष्य में भी उसी प्रतिष्ठान में दोबारा आए सेवा लेने के लिए, और जो अन्य लोग हैं उनको भी उस प्रतिष्ठान की सेवाओं के बारे में बताए और उनको भी वहां आने के लिए प्रोत्साहित करें। इसलिए आतिथ्य प्रतिष्ठान है वो प्रत्येक अतिथि की संतुष्टि के लिए बनाए रखना सर्वोपरि है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें पूछा है कि अनुपात डिजाइन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यहाँ पर प्रोपोर्शन, ठीक है।
पोशाक में श्रेष्ठतम तरीके से अनुपात दिखाने के लिए डिज़ाइन के किन 4 तत्वों का उपयोग किया जाएगा? तो आप 4 तत्व बता देंगे। रंग का अनुपात, बुनावट का अनुपात, ठीक है, आकृति का अनुपात और पोशाक का अनुपात। यहाँ पर आप इसमें 4 अनुपात बताएंगे। फिर इसी क्वेश्चन में एक अथवा करके क्वेश्चन दिया है कि डिज़ाइन एक व्यवस्था है जिसमें योजना के अनुसार चाही गई वस्तु की रचना की जाती है। डिज़ाइन का अध्ययन किन 2 पहलुओं में किया जाता है, उसका वर्णन कीजिए। तो यहाँ आप बताएंगे 2 तरह के डिज़ाइन होंगे। कौन कौन से? संरचनात्मक डिज़ाइन और अनुप्रयुक्त डिज़ाइन। संरचनात्मक डिज़ाइन ये रूप पर निर्भर करता है, ऊपरी सजावट पर, जैसे धागे का कौन सा प्रकार है, बुनाई किस तरह की है और कपड़े की मूल आकृति या आकार में क्या संबंध है, कटाई का क्या संबंध है, ठीक है। और दूसरी आएगी अनुप्रयुक्त डिज़ाइन। ये मूल रचना के ऊपर बनाया जाता है, जैसे इसको हम डेकोरेटिव डिज़ाइन भी बोलते हैं, जिसमें वस्त्र की सज्जा, रंगाई, छपाई, धागे का प्रकार, उस पर जो एम्ब्रॉयडरी की जा रही है वो, ये सब इसके ऊपर इसमें आती हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये भी हमारा 2 नंबर का था। कोई उत्पाद अथवा सेवा खरीदते समय किसी ग्राहक की 4 अपेक्षाओं की गणना कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जब आप खुद सोचिए, आप एक ग्राहक बन के बाजार में जाते हैं तो आपकी क्या अपेक्षाएं होती हैं? एक तो आपको सही रेट में मिले, उचित कीमत हो, उसका उचित वजन हो, सही वजन हो, गलत वजन ना हो, प्योर मिले, आपको शुद्ध मिले, और बिक्री और प्रोत्साहन में नैतिकता हो, उपयुक्त हो वो वस्तु और उसके बारे में समुचित जानकारी आपको दी जाए, कैसे उसको यूज़ करनी है। उसके अलावा उसकी बिक्री में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो और लोग उसको क्या हो, प्रोत्साहन में नैतिकता हो, ठीक है। तो आप कोई से भी 4 इसमें पॉइंट लिख देंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी 2 नंबर का था आपका, कि ग्रामीण भारत में टिकाऊ पद्धति परियोजना का प्रारंभ किस राज्य में किया गया था और इस परियोजना द्वारा लोगों को दी जाने वाली किन्हीं 2 मुख्य सेवाओं के विषय में बताइए। तो इसमें कौन कौन सी सेवाएं बतानी है कि राज्य भर के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 80 टेलीसेंटर खोले गए, और एक इसमें ये बताना था कि ये योजना जो है ये इसका प्रारंभ किस राज्य में हुआ। तो इसका प्रारंभ तमिलनाडु राज्य में किया गया था, और इसमें जो सेवा दी गई थी वो यही दी गई थी कि इसमें एक तो 80 टेलीसेंटर खोले गए थे। उसके अलावा टेलीसेंटरों का ग्रामीण लोगों को जैसे कंप्यूटर शिक्षा हो गया, ईमेल हो गया, वेब ब्राउजिंग हो गया, ये सब ग्रामीण लोगों को सिखाया गया था। उसके अलावा इन टेलीसेंटरों में विभिन्न सरकारी जो विभाग होते हैं उनसे संबंधित ई सेवाएं और प्रमाण पत्र संबंधी सेवा जो भी होती है वो भी उपलब्ध कराई गई थी। तो ये जो SARI है, ठीक है, सारी, इसका जो मेन मोटो था वो यही था। अब आते हैं हम खंड ख की तरफ। खंड ख में हमारा 8, 9, 10 3 क्वेश्चन आएंगे और तीनों 3-3 नंबर के थे आपके। 8वें क्वेश्चन में पूछा था कि धुलाई की मशीनों पर कौन सा सिद्धांत कार्य करता है। तो धुलाई की मशीनों पर आपको बताना है कि कौन सा सिद्धांत काम करता है। धुलाई की सभी मशीनों का सिद्धांत है कि वे धोने वाले घोल में कपड़ों से गंदगी हटाने के लिए कपड़ों को गतिशील रखें, और कपड़ों से ऊपर से कपड़े डालने वाली मशीनों से प्रयोग होने वाली धुलाई की 2 प्रमुख विधियों को संक्षेप में बताना है। इसमें 2 विधि आप बतानी थी आपको, आलोडन और स्पंदन, ठीक है। पहली आपको आलोडन बतानी थी। आलोडन में क्या होता है, ब्लेड होते हैं जो घूम सकते हैं किसी भी एक दिशा में, ठीक है, और 2 दिशाओं में भी बारी बारी से घूमते हैं वो। इसमें टब होता है, टब में बिजली करंट का प्रवाह होता है जिससे जल वेग पूर्वक कपड़े को गीला कर देता है। और स्पंदन, यह भी ऊपर से भरने वाली मशीनों में उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो गति होती है वो स्पंदन द्वारा दी जाती है जो बहुत तेज गति से चलता है, ठीक है। ये आपको इसमें केवल यही सिद्धांत लिखने थे। ऊपर से जिस मशीन में कपड़े डालते हैं उसमें कौन कौन सी 2 विधियां हैं, एक आलोडन है और एक स्पंदन है। अब आता है और करके क्वेश्चन है, वस्त्रों की देखभाल एवं रख रखाव के 2 मुख्य पहलू बताने हैं आपको क्या है, और विभिन्न वस्त्रों की देखभाल और रख रखाव की आवश्यकता किन 2 कारकों पर निर्भर करती है। तो वस्त्र को किसी भी प्रकार की भौतिक क्षति से मुक्त रखना, अगर कोई उसमें क्षति हो गई है तो उसमें सुधार करना, और वस्त्र पर से धब्बे, धूल ये सब दूर करके उसके रंग रूप को, चमक को बनाए रखना, उसकी बनावट को बनाए रखना। ये इसके पहलू हो गए 2।
अब आता है इसी क्वेश्चन में कि कौन कौन से मुख्य कारक है। तो इसका कारक कौन से हैं वस्त्र की देखभाल और रखरखाव के, कि वस्त्रों के रेशों की मात्रा और धागे का प्रकार, वस्त्र निर्माण की तकनीक, वस्त्र पर की गई परिसज्जा, वस्त्र का विशेष उपयोग। इनमें से आप कोई भी दो लिख देंगे कि इनकी आवश्यकता इन दो कारकों पर निर्भर करती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। फैशन चक्र यहाँ आपको बताना था कि फैशन चक्र क्या होता है। फैशन चक्र क्या है? फैशन का समय के साथ बदलना ही फैशन चक्र कहलाता है। फैशन चक्र का समय या प्रवेश, जो भी प्रवेश होता है उसके प्रवेश से लेकर जब तक वो अप्रचलन हो जाता है, उसमें जो जो स्टेप्स आते हैं वो 5 स्टेप लिखने थे आपको। सबसे पहले शैली की प्रस्तुति होती है, फिर उसकी लोकप्रियता में वृद्धि होती है, फिर लोकप्रियता की पराकाष्ठा, फिर लोकप्रियता में कमी होना, और फिर शैली का परित्याग, यानी कि फिर उसको लोग छोड़ देते हैं कि अब ये इतना ज़्यादा फेमस हो गया, फिर उसको लोग पहनना छोड़ देते हैं। इसी को फैशन चक्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 था छतेरा ग्राम योजना। छतेरा ग्राम योजना क्या है? ये 1969 में आरंभ हुई थी। सर्वप्रथम हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र द्वारा इसे छोटे से गांव छतेरा पर ध्यान केंद्रित किया गया था, और इस प्रयास के द्वारा इस परियोजना में कुछ समस्याओं का हल निकाला गया। जैसे बैंक की शाखा गांव में खोली गई, ठीक है, पुल और सड़कों का निर्माण हुआ, बिजली और जल समस्याओं का समाधान हुआ, और नई नई मशीनें आई। ठीक है, ये आपको इसमें बताना था। फिर आता है खंड ग। दोनों समस्याएं भी हमने बता दी। अब खंड ग में 11वां क्वेश्चन है। इसमें 11, 12, 13 3 क्वेश्चन है। तीनों ही क्वेश्चन 4 नंबर के थे। आपके पहला क्वेश्चन था आतिथ्य प्रबंधन क्षेत्र के प्रमुख कार्यालय विभाग का संगठनात्मक चार्ट बनाइए। यहाँ पर आपको चार्ट बनाना है। चार्ट बनाना था जो आप नहीं बना पाए। इस विभाग में कार्यरत स्टाफ द्वारा प्रदान की जाने वाली किन्हीं 4 सेवाओं का उल्लेख भी कीजिए। देखिए, जब आप चार्ट बनाएंगे तो उसमें क्या क्या लिखना था आपको? प्रमुख कार्यालय, जिसमें एजेंट हो गया एक तो, और एक कोषाध्यक्ष हो गया। ठीक है, प्रमुख कार्यालय प्रबंधक में एक बेल कप्तान, बेल बॉय आ गया, और दूरभाष प्रचालक आ गया। ठीक है, और इसमें अतिथियों को दी जाने वाली सेवाएं कौन कौन सी है? अतिथियों का सबसे पहले तो देखिए स्वागत करना, वेलकम करना, फिर उनके जो कमरा है उसकी जो आरक्षण है उसकी उपलब्धता की स्थिति को व्यवस्थित करना, और अतिथियों और कमरों जो भी अतिथि आए हैं उनको कमरा आवंटित करना और उसका पंजीकरण करना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में है रंग का अध्ययन प्रकाश पर निर्भर करता है। यहाँ पर आपको ये बताना था कि रंग का अध्ययन प्रकाश पर निर्भर करता है। इसमें 3 पॉइंट दिए हैं, कै, ख, ग। कै पे आते हैं सबसे पहले। कै में है वर्षा की बूंदों पर पड़ने वाला प्रकाश प्रकीर्णन के पश्चात क्या उत्पन्न होता है? तो इसमें सिंपल एक आंसर था विबग्योर। विबग्योर बनता है इसमें, 7 रंग जिसमें दर्शाता है वो। रंगों के मान से आप क्या समझते हैं? रंग का मान क्या है? रंग का हल्कापन और गाढ़ेपन को दर्शाता है ये, जिससे आभा या रंगत माना जाता है, जिसको टिंट या शेड भी कहते हैं। फिर तीसरा था मान चार्ट ग्रे धूसर पैमाने का चित्र बनाइए और काले और सफ़ेद रंग के मान को चार्ट में दर्शाइए। ठीक है, सफ़ेद रंग का मान अधिकतम और काले रंग का मान कैसा होता है? न्यूनतम होता है। इसको आपको चार्ट के द्वारा बताना है। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में ही अथवा करके एक क्वेश्चन और दिया है कि डिजाइन के तत्व के रूप में रेखा वस्तुओं की आकृति दर्शाती है, प्रदर्शित करती है और गति प्रदान करती है और दिशा निर्धारित करती है। मूल रूप से रेखा के 2 प्रकार आपको बताने हैं। तो आप एक तो लंबवत रेखा है या फिर ऊर्ध्वाकार रेखा है, ठीक है, और एक क्षैतिज रेखा है। इसमें बता देंगे कि जो ऊर्ध्वाकार या लंबवत रेखाएं होती हैं ये ऊंचाई का महत्व बताती हैं, और जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं चौड़ाई के भ्रम का सृजन करती हैं, और जो तिरछी रेखाएं होती हैं ये इनकी दिशा पर निर्भर करता है कि चौड़ाई को बढ़ा रही हैं या फिर ये ऊंचाई को बढ़ा रही हैं। ठीक है, इसमें आपको ये बताना था। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में उपभोक्ता शिक्षा या फिर कंज्यूमर एजुकेशन के द्वारा आम नागरिकों को उनके अधिकार और दायित्व के प्रति जागरूक किया जाता है। गृह विज्ञान विद्यार्थी होने के नाते आप अपनी बहन को 8
उपभोक्ता समस्याओं की जानकारी दीजिए जिससे वे सुनिश्चित कर सकें कि उसके साथ कोई धोखाधड़ी या ठगी ना हो। तो आप इसका आंसर बता देंगे कि उपभोक्ताओं को देने वाली, सबसे पहले तो उपभोक्ता की 8 समस्याएं बता देंगे, जैसे मिलावट हो गई, अधिक कीमत हो गई, उपभोक्ता जानकारी का अभाव हो गया, गलत मापतोल हो गया, खराब गुणवत्ता वाली वस्तुएं हो गया। इसमें आप ये उपभोक्ता की सबसे पहले 8 समस्याएं बता देंगे, ठीक है। और एक हो गया नकली वस्तुएं, और एक हो गया एडवर्टाइजमेंट के द्वारा ग्राहक को लुभाना, ठीक है। कोई भी आप इसमें से 8 जानकारियां, 8 समस्याएं दे देंगे। इसमें आपको ये 8 समस्याएं बतानी है जिससे वो धोखाधड़ी का शिकार ना हो सके। तो बच्चों, ये आपका कल पेपर हुआ था और आज इसका आपका सॉल्यूशन दे दिया गया है। सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे सारे आंसर्स, और जिससे आप बोर्ड के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो सकें। यदि आप प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर अच्छे से तैयार करते हैं तो बोर्ड में आपको बहुत ईजी हो जाएगा कि आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप पूरे मार्क इसमें गेन कर सकते हैं। जैसे आपको पता ही है कि ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों।